जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्राकृतिक संसाधन या संसाधन को शुरू किया था। भूगोल में हमने संसाधन को शुरू किया था, जिसमें हमने संसाधन के बहुत ही वर्गीकरण को समझा था। वर्गीकरण के बाद उसका पहला चैप्टर जो था संसाधन का, उसको हमने मतलब इंट्रोडक्शन लेने का प्रयास किया। आज पहला चैप्टर में आपका बहुत सारा खंड है और उसी के टर्म में आज हम खंड क को शुरू करेंगे। कौन से खंड को? तो खंड क को शुरू करने जा रहे हैं और खंड क है आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे, प्राकृतिक होता क्या है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे और प्राकृतिक बारे में समझने का प्रयास करेंगे। मतलब प्राकृतिक संसाधन को अगर इंग्लिश में बोले तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि नेचुरल रिसोर्स या प्राकृतिक संसाधन होता क्या है। सबसे बड़ी बात, संसाधन क्या है? जो हमारे आसपास नजर आ रहा है और जो हमारे कार्य में उपयोग लाता है, मतलब हम जो मेरे लिए उपयोगी है वो क्या कहलाता है? वो संसाधन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। ठीक है, तो मतलब कि जो चीज हमको उपयोग में आएगा वो क्या है? संसाधन है। मतलब हमारे नेचर में जो भी चीज मौजूद है और जो चीज हमारे उपयोग में आ रहा है वो क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। अब सबसे बड़ी बात, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन मतलब कि प्रकृति के द्वारा जो हमें दिया गया है और हमें उपयोग में आ रहा है वो चीज प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संसाधन कहलाएगा। तो चलिए आप शुरू करते हैं। अब अपने इस इंट्रोडक्शन को प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानते हैं। क्या है प्राकृतिक संसाधन? मतलब प्राकृतिक प्रदत्त होने के कारण यह कौन सा संसाधन कहलाते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक प्रदत्त कहने का मतलब प्रकृति के द्वारा हमें उपहार दिया गया, प्रकृति के द्वारा हमें दे दिया गया है कि आपको एक संसाधन हम दे रहे हैं, जिसे कौन सा संसाधन कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। अब प्राकृतिक संसाधन में क्या आ जाता है? प्राकृतिक संसाधन में अगर हम बोले तो कृषि आ जाएगा, कृषि के साथ साथ वानिकी आ जाएगा, बिजनेस, पशु चरण, मत्स्यन, खनन जैसे बहुत सारी आर्थिक क्रिया। क्या? आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया का अर्थ यहां पर क्या हुआ? आर्थिक क्रिया का अर्थ हुआ जिस चीज से हमें क्या आए? धन आए, उसे क्या बोलेंगे? आर्थिक क्रिया बोलेंगे। तो वही मतलब हुआ कि ये सब चीज से हमको क्या आ रहा है? कृषि से हमें धन आता है, बिजनेस से हमें धन आता है, मछली पालने से हमें धन आता है। तो ठीक इसी भी प्रकार पशु को चाहे मतलब पशु को पालने में, पशु को पालना है या गाय आप पाले हुए हैं, उससे गाय से आपको दूध मिल रहा है तो दूध आप बेच रहे हैं तो आपको उससे पैसा मिल रहा है। ये सब कौन सी क्रिया है? तो ये सब आर्थिक क्रिया है। और यही आर्थिक क्रिया के कारण हमें क्या हो रहा है? ये किसके द्वारा ये आर्थिक क्रिया हो रही है? तो सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के कारण मिल रही है। इसलिए हम प्राकृतिक संसाधन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। ठीक है। और भूमि पर टोटल काम होता है। प्राकृतिक संसाधन का अगर जितना भी काम अगर हम बोले तो वो कहां पर? यही धरती पर काम होगा। जितना भी काम होगा यही धरती पर होगा। अब मान लीजिए पशु चारण, पशु को पालना है, पशु को चराना है, पशु को खिलाना है। आसमान में जाके खिलाइएगा कि चांद पर जाके उसको खिलाइएगा? अगर भूसा खिलाना है तो उसको चांद पर तो जाके नहीं खिलाइएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, भूमि पर ही संपन्न होता है और भूमि पर ही संपन्न होने के कारण यह एक मौलिक संसाधन है। जिस प्रकार ये हमारे पास मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है, उसी प्रकार प्रकृति भी बाधित है कि हमको वो संसाधन देगा ही। वो कौन सा संसाधन? प्राकृतिक संसाधन देगा। और उसी प्राकृतिक संसाधन को हम मौलिक संसाधन भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन को और कौन सा संसाधन कहा जाता है? तो मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। इस चीज को अपने दिमाग में स्टोर करके रख लीजिएगा कि प्राकृतिक संसाधन को कौन सा संसाधन कहा जाता है? तो मौलिक संसाधन भी कहा जाता है। भारत जो है भूमि संसाधन में एकदम संपन्न है। भारत को भूमि में कोई चीज का कमी नहीं, मतलब भारत भूमि में पीछे नहीं है। भारत भूमि से संपन्न है, भारत भूमि से लेस है। अगर देखें यहां पर तो भारत में 43% भाग मैदान का है। भारत में 43% भाग किसका? मैदान का है। और 30% भाग पर्वतीय क्षेत्र है और 27% भाग जो है पठार के भाग है। पठार कहने का मतलब वही मध्य प्रदेश का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र, मालवा का क्षेत्र और उधर छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, ये सब पठारी इलाका में गिनती आता है और ये सब पठार का क्षेत्र है। मतलब थोड़ा सा ऊंचा और जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हो वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है? पठारी क्षेत्र कहलाता है। क्या कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो पठारी क्षेत्र कहलाता है। और वही पठारी क्षेत्र कितना है हमारे भारत में? तो 27%। पर्वतीय क्षेत्र मतलब पर्वत वाला क्षेत्र कितना है हमारे भारत में? तो 30%।
मैदान वाला भाग कितना है, तो 43% हमारे भारत में है। अब उसी प्रकार से जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो हम अपना पैर कहां पर रखते हैं, अपना पैर धरती पर, धरातल पर रखते हैं। जब आज हम अपना पैर प्लास्टर वाले जमीन पर रख रहे हैं, पहले तो हम मिट्टी पर ही पैर रखते थे। आखिर ये बात मिट्टी का काहे आ रहा है, क्योंकि इसमें जो भी चीज पढ़ेंगे मिट्टी से ही रिलेटेड होगा। आज जो भी कार्य संपन्न होता है कहां से संपन्न होता है, तो मिट्टी से संपन्न होता है, मिट्टी में ही मिलता है। मिट्टी में जन्मे हैं, मिट्टी में ही हमें जाना है, मतलब मिट्टी पर ही टोटल काम संपन्न होगा। आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाइए, उसी मिट्टी पर रहिएगा, ना ही आप चांद पर चले जाके रह पाइएगा, ना ही आप सूर्य पर जाके रह पाइएगा। सूर्य पर जाइएगा तो भस्म हो जाइएगा, चांद पर जाइएगा तो आपको हवा में मौजूद होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपको धरती पर ही रहना होगा, और धरती पर रहने के लिए सबसे बड़ा कारक क्या है, वो मृदा है, और मृदा पर ही आपको रहना होगा, मिट्टी पर ही रहना होगा। ठीक है, अब बात आती है कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है। मृदा का निर्माण कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है कि आए और अगर आप चाहें तो मिट्टी बना दिए तुरंत, नहीं। मिट्टी बनना मतलब बहुत एक जटिल प्रक्रिया है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। मतलब मान लीजिए कोई एक पत्थर है, धूप में रखा हुआ है, उसमें धूप पड़ रहा है, बारिश पड़ रही है, उस पर बारिश पड़ रही है, धूप के कारण उस पर दरार आ गया, बारिश के कारण वो जो मिट्टी है, मतलब वो जो पत्थर है, उसको बहा कर लेके चला गया, और उसको बहा कर लेके जाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उसका टुकड़ा हो गया। टुकड़ा होते 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 कोई ना कोई पानी आया, फिर उसको बहा कर लेके चला गया, और टुकड़ा होते होते एक मिहीन टुकड़ा बन जाता है। फिर वो धीरे धीरे पृथ्वी के ऊपर परत बनाने लगता है, जिसे हम क्या कहने लगते हैं, मिट्टी कहने लगते हैं। तो मिट्टी का निर्माण एक छोटा मोटा प्रक्रिया नहीं है, मिट्टी का निर्माण जो है बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत को हम मृदा कहते हैं। मृदा क्या कहलाती है, असंगठित पदार्थ। असंगठित कहने का मतलब जो संगठित नहीं है। संगठित मतलब मान लीजिए आपको हम लाइन में खड़ा कर दिए, क्या कर दिए, लाइन में खड़ा कर दिए। तो अगर आप 10 व्यक्ति हैं, 10 को हम लाइन में खड़ा कर दिए तो आप संगठित हैं। और हम बोल दिए 10 को खड़ा हो जाओ, आप ग्रुप बना के इस प्रकार से खड़ा हो गए, तो आप असंगठित हैं। मतलब आप इधर उधर कहीं ना कहीं 10 व्यक्ति खड़े तो हैं, लेकिन एक संगठित फॉर्म में नहीं है। वो क्या कहलाता है, असंगठित कहलाता है। ठीक उसी प्रकार मृदा भी वही कुछ है, मतलब असंगठित पदार्थ। बहुत सारा असंगठित पदार्थ, कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई लंबा, कोई चौड़ा, इस प्रकार का पदार्थ मिलकर पृथ्वी का सतह का ऊपरी परत और सबसे पतला परत, वो क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। क्या कहलाता है, मृदा कहलाता है। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। इसको नष्ट होने, अगर ये नष्ट हो जाएगा, अगर ये नष्ट हो गया, मृदा अगर मान लीजिए अगर आपके सामने से मृदा नष्ट हो गया, मृदा खत्म हो गया, तो क्या होगा। अगर मान लीजिए आप जहां जिस पर खड़े हैं वहां पे मृदा खत्म हो जाए तो क्या होगा। मृदा अगर खत्म हो जाएगा, इस चीज को याद रखिएगा, अगर मृदा खत्म तो पूरा संपत्ति, पूरा संस्कृति दोनों ध्वस्त हो जाएगा। मृदा खत्म, आपका घर नहीं बचेगा, घर नहीं रहेगा तो आप रहिएगा कहां, आपका संपत्ति टोटल खत्म। मृदा नहीं रहेगा तो आप क्रॉप्स नहीं उगा पाइएगा, क्रॉप्स अगर नहीं उगा पाए तो खाइएगा क्या, खत्म। संस्कृति क्यों खत्म हो जाएगा, संस्कृति इसलिए खत्म हो जाएगा क्योंकि हम ही नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहां से रहेगा। सबसे बड़ी बात, हम है ही नहीं तो संस्कृति कहां जाएगा। और जब हम ही नहीं तो संस्कृति नहीं, और हम नहीं तो संपत्ति नहीं, संपत्ति नहीं तो कुछ नहीं। ठीक, तो मतलब हम मृदा को एक जीवन तंत्र भी बोल सकते हैं कि मृदा एक लाइफ सिस्टम भी है। मृदा क्या है, एक लाइफ सिस्टम है। मतलब आज हमको जो भी चीज मिल रहा है वो मृदा के कारण मिल रहा है। मृदा है तो हम हैं, मृदा नहीं है तो हम नहीं है। मृदा एक जीवन तंत्र है। मृदा हमारे सांस सांस, मृदा हमारे कण कण में बसा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसके कारण हमारा चल रहा है, सांस चल रहा है, हमारा जिंदगी उसके कारण चल रहा है। किसके कारण चल रहा है, तो मृदा के कारण चल रहा है। तो मृदा निर्माण एक लंबी अवधि से पूर्ण होने वाली जटिल प्रक्रिया है। मृदा का निर्माण जो है लंबी अवधि में निर्माण होने वाली जटिल प्रक्रिया। जटिल मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, बहुत ही माथापेची वाला विधि है, तुरंत नहीं निर्माण होता है। मृदा लंबी अवधि में निर्माण होती है और मृदा एक जटिल प्रक्रिया है। मृदा कैसे बनती है, तो मृदा चट्टानों का टूटना फूटना, उसके भौतिक तथा रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। क्या से, चट्टानों के टूटने फूटने से।
चट्टान है मान लीजिए, चट्टान पे धूप पड़ रहा है, चट्टान पे पानी पड़ रहा है, धूप पड़ने से उसमें क्या हुआ, सभी पत्थरों के बीच में दरार आ गया, पानी पड़ा उसमें, पानी उसको बहा के लेके गया, छोटा छोटा कण में एक जगह जाके जमा कर दिया, और छोटा छोटा कण धीरे धीरे जाके जमा हुआ तो वो पतली परत का निर्माण किया जिसे हम मृदा कहते हैं। और वही मृदा कैसे बनता है तो आप लोग जान ही रहे हैं, चट्टान के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का क्या होता है, निर्माण होता है। अब मृदा निर्माण का कारक क्या क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, मतलब कौन कौन सा कारक है जिसके कारण मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा का निर्माण सबसे पहला कारक बोले तो सबसे पहला कारक है प्रेशर, उच्च वाच। जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा उतना ज्यादा मृदा का निर्माण होगा, सबसे पहली बात। जैसे कैसे, मान लीजिए प्रेशर सबसे ज्यादा है, हाई प्रेशर है, तो मान लीजिए ये हम पत्थर का ही उदाहरण लेते हैं, प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा तो मिट्टी या पत्थर में दरार ज्यादा तगड़ा तरीका से आएगा, और दरार सबसे तगड़ा तरीका से आएगा तो क्या होगा, दरार जब आएगा तो पानी उसको बहा के ले जाएगा, पतली परत बना के छोड़ देगा उसका। चलिए ठीक है। दूसरा, बड़ा बड़ा चट्टान के कारण, सबसे बड़ा कारण है, बड़ा चट्टान नहीं होगा तो छोटा चट्टान के ऊपर तो आएगा, उसको तोड़ देगा, उसके क्या फर्क पड़ेगा, छोटा पत्थर से हमको कोई मतलब नहीं। बड़ा बड़ा चट्टान भी एक कारक है मृदा निर्माण का, ठीक। दूसरा, जलवायु के कारण, जलवायु कहने का मतलब क्लाइमेट के कारण, क्लाइमेट कहने का मतलब बारिश, पानी, धूल, आंधी, इसके कारण होता है। वनस्पति के कारण, वनस्पति मतलब वेजिटेशन के कारण, कैसा किस प्रकार का वेजिटेशन है आसपास, किस प्रकार का इन्वायरमेंट है आसपास, इसके कारण भी मृदा निर्माण का कारक है कौन, वनस्पति। समय भी इसका सबसे बड़ा मृदा का निर्माण का कारक है। अब कौन सा समय, मान लीजिए बारिश का समय है ही नहीं तो मृदा का निर्माण होगा कहां से, बारिश तो पड़ ही नहीं रहा है, मृदा का निर्माण होगा नहीं, हीट आ नहीं रहा है, मृदा का निर्माण होगा कहां से। अब ठंडा में मृदा का निर्माण होगा कहां से। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा मिट्टी क्यों है, क्योंकि वहां पर बहुत ही भारी मात्रा में हीट पड़ता है। अब हीट पड़ेगा तो वहां पर क्या होगा, मृदा का ज्यादा निर्माण होगा। आज मध्य प्रदेश में ज्यादा मिट्टी क्यों पाई जाती है, यही सब कारण है। यही कारण के कारण जो है यहां पर मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। और सबसे लास्ट अंतिम कारण है प्रवाहित जल की क्रिया के कारण, मतलब जल भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। जो धारा नदी आई, नदी बहा के लेके चली गई और उसको तोड़ते तोड़ते छोटा छोटा टुकड़ा में बहा कर लेके चली गई, और छोटा छोटा टुकड़ा में जब बहा के लेके गई तो पतली परत का निर्माण कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम मृदा कहते हैं। तो अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे आखिर ये सब क्या कहना चाह रहा है, तो मृदा का निर्माण दो प्रक्रिया से होता है, जैव और अजैव दोनों प्रकार की प्रक्रिया से होती है। मतलब अजैव प्रक्रिया भी उस पे ऊपर, जैसे प्रेशर हो गया, जलवायु, वनस्पति, ये सब तो अफेक्ट कर ही रहा है उस पे, यहां तक कि जैव प्रक्रिया भी, कीड़ा मकोड़ा सब भी इसके ऊपर मृदा का निर्माण में बहुत बड़ा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो जैव और अजैव दोनों ही इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, मृदा का निर्माण का सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, अब आती है बात कि हम बहुत सारे मृदा को पढ़ते हैं, जलोढ़ मृदा, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, ये वगैरह वगैरह सॉइल को हम लोग पढ़ते हैं। तो वही सब सॉइल है क्या, मृदा का एक प्रकार है, मृदा का वितरण है जो पहले से मृदा का एक प्रकार में बांट दिया गया है। तो मृदा के प्रकार को हम समझेंगे और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मृदा का प्रकार जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना ही। अगर अभी तक कुछ नहीं समझे तो अभी तक भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अब समझने का प्रयास करिएगा मृदा का प्रकार क्या होता है। मृदा का निर्माण, या मृदा का निर्माण तो हमने समझा ही, अब मृदा का वितरण समझेंगे। तो मृदा का प्रकार कुल 6 है, और आज के वीडियो में हम एक ही प्रकार को डिस्कस करेंगे और अगले वीडियो में हर एक प्रकार को डिस्कस करके इसको रफा दफा कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रकार जलोढ़ मृदा को देखते हैं। जलोढ़ मृदा होता क्या है, जलोढ़ मृदा होता क्या है। तो जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के मैदान में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उत्तर भारत के मैदान में, उत्तर भारत के मैदान कहने का मतलब उत्तराखंड साइड, पंजाब साइड, हिमाचल साइड, इधर साइड जो है जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है। ठीक, जलोढ़ मृदा 3 नदियों के संगम से बनता है। जलोढ़ मृदा 3 नदियों के संगम से बनता है। वो कौन कौन सा नदी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। मतलब संगम से नहीं बनता है, मतलब
सिंधु नदी चला, गंगा नदी अपने उद्गम स्थल से चला और ब्रह्मपुत्र नदी अपने उद्गम स्थल से चला। और तीनों नदी कुछ ना कुछ बालू को अपने साथ लेकर आता है, कुछ ना कुछ मिट्टी को, कुछ ना कुछ कंकड़ ईंट पत्थर को लेकर अपने साथ आता है। और तीनों नदी एक जगह जाकर, तीनों नदी जो है एक जगह लाकर अपना अपना सामान को फेंक देता है और जाकर जो जमा करता है उस निक्षेप को ही हम जलोढ़ निक्षेप कहते हैं, उसे ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। मतलब जलोढ़ मृदा कुछ नहीं है, जलोढ़ मृदा बस नदियों के द्वारा लाया गया एक निक्षेप है, जिसे हम कौन सा मृदा कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। एनीथिंग प्रॉब्लम? नहीं? तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, भारत में जलोढ़ मृदा 6.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 6.4 हेक्टेयर, ये मामूली बात नहीं है, 6.4 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। जलोढ़ मृदा का निर्माण बालू, सिलकट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात किससे? बालू से, सिलकट से और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात से होता है। किसी में बालू ज्यादा, किसी में सिलकट ज्यादा, किसी में मृत्तिका ज्यादा, किसी में मृत्तिका ज्यादा, तो किसी में सिलकट कम, किसी में बालू ज्यादा, किसी में बालू कम, सिलकट ज्यादा, मृत्तिका कम। तो इस प्रकार के अनुपात से हमको क्या चीज का निर्माण करवाता है? तो जलोढ़ मृदा का निर्माण करवाता है। जलोढ़ मृदा का रंग जो है भूरा रहता है, लेकिन एक्चुअली में इसका कलर लाल माटी के तरह रहता है, और इसको हम लोग बाद में इसको भूरा की भी संज्ञा दे देते हैं। तो वो कौन सा कलर है? भूरा कलर है। किसका? तो जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा को हम दो भाग में बांटते हैं। ये थोड़ा सा जलोढ़ मृदा जो है इसको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला भी है, पहला प्रकार है जलोढ़ मृदा, और पहला प्रकार के साथ साथ इसमें दो भाग भी आता है। ठीक है, जो जलोढ़ मृदा का दो भाग है, जिसे हम पुराना मृदा भी कहते हैं और नया मृदा भी कहते हैं। पुराना मृदा को बांगार कहते हैं और नवीन को खादर कहते हैं। पुराना से आप लोग समझ जाइएगा, जैसे नहीं होता है भंगार वाला आता है, आप लोग भंगार को दे देते हैं सम्मान, पुराना सामान दे देते हैं। तो भंगार वाला आया, इसका मतलब क्या हुआ? बंगार मतलब पुराना। तो पुराना को बंगार मृदा भी कहा जाता है, बंगार सॉइल भी कहा जाता है। ठीक है, पुराना वाला जो बंगार सॉइल है, इसको बंगार क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें कंकड़ जो होता है, बजरी होता है, इसकी मात्रा अधिक होती है। इसमें मृदा में कंकड़ मिल जाता है, कंकड़ के साथ साथ बजरी मिल जाता है, इस सब के कारण इसमें इसका मात्रा अधिक हो जाता है, इसलिए इसको पुराना मृदा या बांगर मृदा भी कहते हैं। उसके बाद आता है नवीन मृदा। नवीन मृदा में खादर भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नवीन मृदा को खादर भी कहा जाता है। और नवीन इसलिए नवीन है क्योंकि इसमें मिहीन कण है। क्या है? एकदम छोटा छोटा कण इसमें पाया जाता है। इसमें पोटास है, इसमें फास्फोरस पाया जाता है, इसमें और बहुत कुछ ही मिलता है, लेकिन मुख्य जो है पोटास और फास्फोरस इसमें मिलता है। क्या क्या मिलता है? तो पोटास और फास्फोरस इस जलोढ़ मृदा में मिलती है। जलोढ़ मृदा में कौन से खेती ज्यादा होती है? गन्ना की, चावल की, गेहूं की, मक्का की, दलहन की। गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। गन्ना, चावल, गेहूं, दलहन, मक्का और दलहन। गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन। और उत्तर भारत में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि भी कहते हैं। मतलब उत्तर भारत में जो बालू जहां सबसे ज्यादा पाया जाता है, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा जहां पर बालू पाया जाता है, और बालू में कौन सा? जलोढ़ मृदा में सबसे ज्यादा जिसमें बालू पाया जाता है, जिस मिट्टी में सबसे ज्यादा बालू पाया जाता है, कहां पर? उत्तर भारत में। उसको कौन सा भूमि कहते हैं? दियारा भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं? दियारा भूमि कहते हैं। और यह दियारा भूमि जो होता है मक्का की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध होता है। किसकी खेती के लिए? मक्का की कृषि के लिए। तो इसलिए याद रखिएगा कि मक्का की कृषि सबसे ज्यादा कौन से भूमि में होती है? तो दियारा भूमि में होती है। अगर यह भी पूछ लिया जाए मक्का की कृषि विश्व प्रसिद्ध कौन से मृदा में होती है? तो जलोढ़ मृदा में होती है। तो यही था जलोढ़ मृदा के बारे में। अब हम आगे और जो है 5 प्रकार उसको कवर करने का प्रयास करेंगे अपने अगले वीडियो में, और टोटल 5 प्रकार को अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। और आने वाले वीडियो में हम फिर इसको कंप्लीट करके इसके खंड ख में जाएंगे, ग में जाएंगे, घ में जाएंगे, इस प्रकार हर एक खंड को कंप्लीट करके फिर इसके बाद हम अगले जो सोशल का अगला जो बुक होगा उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।